जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल यूपी पुलिस लगातार हम लोग एक मॉडल पेपर करते हुए आए हैं। तो अब हम एक नई शुरुआत के साथ जनरल स्टडी यानी कि जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके एग्जाम यूपी लेखपाल और कांस्टेबल के लिए 100% कहने का मतलब मदद करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये लेवल वाले आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर देंगे पहले प्रश्न का, क्या होगा राइट आंसर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है, बताना है आपको। यूएसए, इक्वाडोर, म्यांमार, आइसलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? म्यांमार होगा। माउंट पोपा कहां पर आपको देखने को मिलेगा? म्यांमार में देखने को मिलेगा। अच्छा, इक्वाडोर की बात कर लें सर, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा किलिमिंजारो, माउंट किलिमिंजारो, ये तंजानिया का है। लेकिन यहां पर आपको एक देखने को मिलेगा इक्वाडोर में माउंट मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है इक्वाडोर में कौन सा, फिलहाल मैं अभी आपको आता है मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए मैं अभी आता हूं बताता हूं। ठीक है, म्यांमार में फिलहाल आपको याद है माउंट मोपा स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा क्वांटो का मैदान कहाँ स्थित है, बताना है आपको। क्वांटो का मैदान कहाँ स्थित है? क्वांटो का मैदान देखिए कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद है जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जापान होगा। जापान में आपको क्वांटो का मैदान देखने को मिलेगा। किस द्वीप पर? अगर द्वीप पूछ लिया जाए जापान में, होन्शु द्वीप पर। कहाँ सर? होन्शु द्वीप पर क्वांटो का मैदान देखने को मिलेगा, याद रखें। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर क्वांटो का मैदान देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हिस्ट्री का है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको 110% पता होना चाहिए। कैरा डांस सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि पर की गई थी? अच्छा प्रश्न है। मुस्लिम लीग द्वारा दी गई सीधी कार्यवाही आह्वान के द्वारा, या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट पर, बंगाल विभाजन की घोषणा पर, या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर? क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, बताएंगे। डांस सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी ने, मैं आपको बता देता हूं सर, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की थी। अगर बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई 1905 में, तो इसके द्वारा तो हमारे यहाँ बहिष्कार आंदोलन चला था। ठीक है, जिसे स्वदेश आंदोलन हम लोग कहते हैं, ये चला था। तो आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा है, बताना है। बांसवाड़ा अभिलेख, बांसवाड़ा अभिलेख किसके हस्ताक्षर अंकित है? बांसवाड़ा अभिलेख के किसके हस्ताक्षर अंकित हैं? कृष्णदेव राय, अमोघ वर्ष, मिहिर भोज या हर्ष? तो देखिए आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर हर्ष होगा। हर्ष, हर्ष जो होते हैं, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं आपके एग्जाम के लिए। बांसवाड़ा अभिलेख इनका है। ठीक है, अच्छा, हर्ष को हमेशा याद रखना है। हर्ष को शिलादित्य कहा था ह्वेनसांग ने, और इनके सामने ह्वेनसांग भी आया था। कौन सा? ह्वेनसांग जो था ये इन्हीं के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग याद रखेंगे, इन्हीं के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग, याद रखेंगे, एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए। एक और बात आपको याद रखनी है, हर्ष जो थे नर्मदा नदी के तट पर किसमें सर? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर किससे हार गए थे सर? ये चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय से हार गए थे, याद रखेंगे। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय से हार गए थे। चालुक्य शासक था पुलकेशन द्वितीय। हर्ष ये उससे पराजित हुए थे, याद रखेंगे। हर्ष पराजित हुए थे पुलकेशन द्वितीय थे, द्वितीय से। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी जानकारी हमें एहोल प्रशस्ति से मिलती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एहोल प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति जी हैं, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा है, 1881 में फैक्ट्री अधिनियम में कारखानों से किस आयु के कम से कम बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध था? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, इसमें नियोजन पर प्रतिबंध की अगर बात करेंगे तो 7 से 12 वर्ष के बच्चों पर नियोजन था। कितने वर्ष पर? 7 से 12 वर्ष। तो 12 तो ऑप्शन है नहीं, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन डी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, 11 वर्ष तक था, कह रहा बच्चों के लिए नियोजन था। तो मैं देखिए, मैं पूरी आपको विश्लेषण बता देता हूँ। देखिए 1881 में फैक्ट्री अधिनियम कारखानों में 7 से 12 वर्ष के कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो यात्री बारबोसा जो था, ये बात आपको याद नहीं सर, ये कृष्णदेवराय के समय आया था। किसने के समय में? कृष्णदेवराय के। अच्छा, कृष्णदेवराय ये किसके सर? विजयनगर के शासक हैं। किसके सर हैं? विजयनगर के शासक हैं। ये बात आपको याद नहीं, विजयनगर। अच्छा, मैं हर बार बताता हूं कृष्णदेवराय की आपको एक बुक नहीं याद भूलनी है कभी जिंदगी में, आमुक्त माल्याद। क्या सर है? आमुक्त माल्याद, याद रखेंगे सर, आमुक्त माल्याद याद रखेंगे। ठीक है, आमुक्त माल्यादा भूलना ही नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। ये सर
तेलुगु भाषा में लिखी गई। किस भाषा में सर? तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ये भी बात आपको याद नहीं, किस भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखी गई है। एक बात और, मैं अब इन सबके जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सबके दिखा देता हूँ कौन कौन इनके काल में आया था। देखो, निकोलो डी कांटी सर देवराय प्रथम के शासन काल में आया था, और ये भी जो देवराय प्रथम थे ये भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। बारबोसा कृष्णदेवराय के समय आया था। नूनिज जो था अच्युत राय के समय आया था, और मनुची शाहजहां के समय आया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों आपके एग्जाम में छपेंगे, 110% पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ घटनाएं दी गई हिस्ट्री की, इनको आपको बताना है, निम्नलिखित सही कालक्रम में अनुसार बताना है। इसके बाद हम लोग एक और बेहतरीन श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब हमने अभी पहले देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए, अब स्ट्रैटेजी के, पॉलिटी, साइंस, हर प्रकार के क्वेश्चन, एक एक यूपीजी के हर प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन दंगे, ये इसका कालक्रम है। चलिए मैं इनकी सन भी आपको दिखा देता हूँ। इनका सन क्या है, देखो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1855-56 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, संथाल विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1857 में, जिसे आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, सिपाही विद्रोह 1857। नील विद्रोह सर 1860 में हुआ था। दक्कन के जो दंगे हुए थे 1874 में हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। फिर से समझिए, संथाल विद्रोह 56 में हुआ था, या 55-56 कुछ भी कह लीजिए। सिपाही विद्रोह तो आपको रटा होगा, 1857 में हुआ था, ये तो आप भूलना ही नहीं है। ठीक है भाई साहब। नील विद्रोह 1860 में हुआ था। ठीक है, बाकी दक्कन के दंगे 1874। एक और प्रश्न लीजिए, साइंस का एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? बोलेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो था ये प्रथम कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया था। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूँ। वैसे ये क्लास मैं आपको बता देता हूँ डेली 5 बजे होती है, लेकिन आज 5 बजे नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये वैसे डेली क्लास 5 बजे 5 प्रीमियम पर होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप लोग देंगे। कह रहा है अधोलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी साइंस का एक बेहतरीन प्रश्न है, बताना है। अधोलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। पायरिन अग्निशामक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रियोन प्रशीतक, फ्लूइन फ्लोरीन युक्त बहुलक। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, और आपसे सुमेलित है नहीं, यही पूछा गया है। पायरिन अग्निशामक बिल्कुल सही होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड से, तो आपको रट रखा होगा। फ्रियान में प्रशीतक होता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन जो होता है ये फ्लोरीन युक्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है सर? देखिए, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन ये कार्बन का एक उपयोगी अपरूप होता है। क्या सर? फ्लोरीन जो होता है कार्बन का उपयोगी अपरूप है। इसकी खोज 1985 में प्रोफेसर IM स्मेली ने की थी, याद रखेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आपको इतना याद रखना, उपयोगी था। ठीक है, उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्वेश्चन का देना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इकोनॉमिक्स का है, कह रहा सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? अच्छा प्रश्न है, बोलिए। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। सर कौन सा? नवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, WEP या अंकटाड? तो देखिए, IMF, ये मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। इन दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ सर? वाशिंगटन DC में देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है ये आपका कौन? WEF जारी करता है। ठीक है, WEF जारी करता है। क्या है सर WEF? आइए जानते हैं। WEF विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है, यह जारी करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? WEF विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच WEF। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। राइट आंसर क्या होगा? फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या नागालैंड? देखिए, असम में तो बहुत है, जैसे नवीनतम में भी देहिंग पटकई बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, याद रखेंगे। पटकाई बूम, ये श्रेणियाँ पड़ती हैं।
तो इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा नागालैंड। नागालैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फकीम वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर स्थित है, नागालैंड पर। याद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा सर, कहां पर? नागालैंड में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? क्योंकि लाल पांडा जो है ये विलुप्त की कगार पर कहीं ना है, ठीक है। तो आपको याद रखना लाल पांडा परियोजना जो थी सर 1996 की। कब की सर? 1996 में आपको देखने को मिलेगी लाल पांडा परियोजना, याद रखें। कब सर? 1996 में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के रूमकोट नामक स्थान से निकलती है? नेपाल में निकलती है, ये आपको बताना है। बेतवा, केन, राप्ती, टोंस। अगर इनमें से आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो भी आपका बिल्कुल सही हो जाए। कैसे सर? देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है राप्ती नदी। तो आपको याद रखना राप्ती जो है ये नेपाल से निकलती हुई यूपी के ऊपर वाले जिलों से बहती हुई आती। तो आप यूपी जीके के रूप में भी इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। जैसे राप्ती नदी पर ही आपका गोरखपुर देखने को आपको मिलेगा। कौन सर? गोरखपुर जो है आपको राप्ती नदी पर ही देखने को मिलता है, याद रखेंगे। अच्छा, राप्ती नदी का विस्तार की बात करें सर कहाँ पर, तो आपको याद रखना ये कहाँ पर, देखिए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और ये गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के महरज के समीप घाघरा में मिल जाती है राप्ती नदी। अच्छा, गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी पर ही स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी जो हो जाती है राप्ती की मुख्य सहायक नदी हो जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रहा। क्या उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब की गई थी? 18 में, 1916, 1937, 1816। राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1916 होगा। 1916 में यूपी नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। राइट आंसर क्या होगा बताना है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन है अधिकार है ये संविधान के साथ धोखा है? बताएंगे। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, के एम नंबियार, हृदयनाथ कुंज। तो बी आर अम्बेडकर ने तो संविधान की आत्मा कहा है। किसको सर? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने कहा है। के एम नंबियार ने क्या कहा सर? जो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि ये धोखा है। अच्छा, आपातकालीन का आर्टिकल क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया? देखिए बात करें संपत्ति का मूल अधिकार, तो जो संपत्ति का जो अधिकार था सर ये 31 आर्टिकल में आपको देखने को मिलता था। किसमें? 31 आर्टिकल में। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 को पेश किया जाता। 1978 में इसको हटाकर कहाँ डाला गया सर? 300 के का में डाला गया। कहाँ सर? 300 के का में डाल दिया गया। अब ये क्या है सर? विधिक अधिकार है, याद रखें। कब सर हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्या भारत के राष्ट्रपति के उम्मीद के प्रस्तावक का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचक द्वारा किया जाना चाहिए? कहने का मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए कुछ प्रस्तावक और अनुमोदन चाहिए होते हैं, अनुमोदक चाहिए होते हैं। तो कितने प्रस्तावक का अनुमोदन चाहिए? बात करें सर राष्ट्रपति की, तो इसके पद की चर्चा, राष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 इससे संबंधित है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है और आर्टिकल 72 में आपको याद रखना क्षमादान शक्ति है। ये 4 आर्टिकल तो आपको भूलने नहीं है, राष्ट्रपति से रिलेटेड लगातार पूछे जाते हैं। और 123 में क्या है सर? इसका अध्यादेश है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? 50। विकल्प उत्तर डी होगा। 50 प्रस्तावक होते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बताना है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का गठन आप लोग पता होगा 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है और कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य आते हैं, अंग्रेज अधिकारी आते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये 3 सदस्य आते हैं 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? यह भी प्रश्न अच्छा है। अनुच्छेद संविधान के 330 से 342 तक किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, निर्वाचन आयोग से या ग्राम पंचायतों से, लोकसभा में अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिनिधित्व? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 338 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो बहुत अच्छा नहीं बन पाया है क्योंकि थोड़ा जल्दी था।
ये क्लास वैसे तो आपकी 5 बजे होती थी, लेकिन आज ये क्लास आपकी 7 बजे हुई है, ठीक है। और 7 बजे हम लोग जीके जीएस का एक बेहतरीन धमाका लेते थे, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा। कल मैं विश्व ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाऊंगा 7 बजे, तो आप जरूर जुड़ें और 5 बजे वाली क्लास में डेली जुड़ें। कैसे लगे प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इससे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।